अध्याय 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन। पिछले अध्यायों में हमने भारतीय लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आम व्यक्तियों की भागीदारी को समझने का प्रयास किया। इस अध्याय में लोकतंत्र में जन आंदोलनों की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ जन आंदोलनों के अध्ययन द्वारा हम ऐसे सवालों का जवाब खोजेंगे। जन आंदोलन क्या होता है? लोकतंत्र में जन आंदोलनों की क्या भूमिका होती है? 16.1 सामाजिक आंदोलनों की अवधारणा एवं परिप्रेक्ष्य। पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र में आम व्यक्ति यानी हमारी अपनी भागीदारी के बारे में जानने की कोशिश की। हमने देखा कि लोकतंत्र में अलग अलग माध्यमों से शासन में भागीदारी की व्यवस्था की जाती है। हमने यह भी देखा कि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए वयस्क मतदान, निश्चित आयु के बाद सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार, सक्रिय दबाव समूह और मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जन सहभागिता के इन साधनों के अलावा भी भागीदारी के कोई अन्य प्रकार हो सकते हैं? आमतौर पर एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन द्वारा ही मतदान, अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता आदि अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि उसमें लगातार ऐसे और साधन प्रयोग किए जाते हैं जो शासन के नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाते हैं या शासन को विभिन्न सामाजिक तबकों के हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। सामाजिक आंदोलन किसी देश या समाज में किसी समूह द्वारा अपनी मांगों के लिए मिलकर किया गया प्रयास होता है। 6.1.1 नियमगिरी में डोंगरिया कोंडाओं का आंदोलन। छत्तीसगढ़ के पूर्व में ओडिशा राज्य है। यहाँ नियमगिरी नाम की एक पहाड़ी है जिसमें बॉक्साइट, एल्युमिनियम एस्क का भंडार है। राज्य सरकार ने इसके खनन के लिए एक कंपनी से 2004 में करार किया था। यह एक वन्य क्षेत्र था, इसलिए यहाँ खनन के लिए वन विभाग की अनुमति जरूरी थी। कंपनी ने सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली। 27 जनवरी 2009 का दिन था। कंपनी की मशीनें खनन प्रारंभ करने के लिए पहुंच चुकी थी, लेकिन उसी दिन सुबह से ही इस क्षेत्र में रहने वाले लोग नियमगिरी पहाड़ी के चारों ओर जुटने लगे थे। देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। एक आंकड़े के अनुसार लगभग 10,000 महिलाएं व पुरुष एकत्रित हो चुके थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि नियमगिरी पहाड़ी में खनन कार्य किया जाए। इन लोगों ने बुलडोजरों से नियमगिरी को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार 17 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर पूरे नियमगिरी पहाड़ी को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों के पास जो तख्ती थी उन पर लिखा था, वेदांत वापस जाओ, नियमगिरी में खनन बंद करो। आइए अब इस घटना के कारणों को समझते हैं। सरकार का मानना था कि विकास के लिए इस परियोजना की आवश्यकता थी। इस परियोजना में 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाली एल्यूमिना रिफाइनरी, 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन वाला बॉक्साइट खान, कालाहांडी जिले के लंजीगर में 75 मेगावाट का बिजली संयंत्र का निर्माण होना था। इन सब के लिए 4,000 करोड़ रुपए का निवेश क्षेत्र में होना था, जिससे वहां रोजगार के अवसर बढ़ते। दूसरी ओर जिन लोगों ने खनन का विरोध किया था वे लोग नियमगिरी क्षेत्र के स्थानीय निवासी हैं। यह एक जनजातीय क्षेत्र है जहां डोंगरिया कोंड, डोंगरिया कूत और अन्य जनजातियां लंबे समय से निवास करती हैं। नियमगिरी पहाड़ी का नाम नियम राजा पेनू नामक एक राजा के नाम पर पड़ा है। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां आज भी इस पहाड़ी की पूजा नियम राजा के रूप में करती हैं। उनका मानना है कि नियम राजा उनकी रक्षा करता है। ये लोग नियमगिरी क्षेत्र में मिलने वाले वन, वन्यजीव, नदी, झरनों आदि से ही अपनी आजीविका कमाते हैं। इस प्रकार यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का आधार नियमगिरी पहाड़ी और यहाँ फैली प्राकृतिक संपदा ही है। अगर यहाँ खनन होता तो इन लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ता और उनकी आजीविका के साधन छिन जाते। जब से सरकार और कंपनी के बीच समझौता हुआ था, तभी से ये जनजातियां खनन परियोजना का विरोध कर रही थी। इसके लिए इन लोगों द्वारा एक लंबा शांतिपूर्ण संघर्ष किया गया। कुछ अन्य समाज सेवियों ने भी जनजातीय लोगों की मदद की।
सरकार द्वारा जनजातियों की मांग पर परियोजना की जांच के लिए कई समितियां गठित की गई। इन समितियों ने यह पाया कि कंपनी ने गलत तरीके से खनन की अनुमति प्राप्त की थी। जनजातीय क्षेत्र में खनन करना पीसा एक्ट, जिसके तहत जनजातीय वनांचलों में पंचायतों को कई अधिकार दिए गए थे, का उल्लंघन था। नियमगिरी के जनजातीय लगातार जुलूस प्रदर्शन और वेदांत कंपनी के प्रवेश का विरोध करते रहे। उनकी ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय आया, जिसके अनुसार पीसा एक्ट के तहत जनजातीय क्षेत्र की 12 ग्राम सभाओं को इस बात के लिए मतदान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा या नहीं। अंततः सभी ग्राम सभाओं ने एकमत होकर खनन के विरोध में मतदान किया। इस प्रकार जनजातीय लोगों ने नियमगिरी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी परंपरागत अधिकारों की लड़ाई एक लंबे समय के बाद जीती। 16.1.2 सूचना के अधिकार का संघर्ष। अभी हमने ओडिशा के जनजातियों की कहानी को समझने का प्रयास किया था। आइए अब हम एक और जन आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। मध्य राजस्थान के जिले अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद सूखा प्रभावित जिले हैं। यहाँ छोटे किसान और मजदूर जीवन यापन के लिए सरकार की योजना, अकाल राहत कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। इनमें से अधिकतर योजनाएं पंचायतों द्वारा चलाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में काम के बदले न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती थी। 1987-88 में जब न्यूनतम वेतन 11 रुपए था, आमतौर पर पुरुषों को 7 या 8 रुपए के हिसाब से और महिलाओं को 5 या 6 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। परेशान होकर यहाँ के मजदूरों द्वारा अपने कार्य की न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाने लगी। कई सरकारी कार्यालयों से शिकायत के बाद भी मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। इस पर मजदूरों ने संगठित होकर आंदोलन करने पर विचार किया। इसके लिए 1 मई 1990 में मजदूरों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन भी बनाया। कुछ समाज सेवियों ने इस संगठन का नेतृत्व किया। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने पूरी मजदूरी के लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर कई धरने दिए, भूख हड़ताल की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मजदूरों को बताया जाता था कि उनके द्वारा काम कम किया गया है, इसलिए मजदूरी भी कम मिलेगी। इस पर संगठन ने तय किया कि एक गांव के 12 मजदूर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे, साथ ही वे अपने कार्य की नाप भी खुद ही करेंगे। लेकिन ऐसा करने के बाद भी इन मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। इसके बाद क्षेत्र के मजदूर और किसानों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ मिलकर आंदोलन किया। एक लंबे समय के बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से इन 12 मजदूरों को पूरी मजदूरी मिली। इस सफलता के बाद मजदूरों ने अपने काम और उसके बदले में मिली मजदूरी का रिकॉर्ड रखना प्रारंभ कर दिया। सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरी का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता था, उसे मस्टर रोल कहते थे। मजदूरों ने मस्टर रोल पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। सरकारी रिकॉर्ड से मजदूरों को पता चला कि स्थानीय अधिकारियों और सरपंचों द्वारा उतने वेतन का भुगतान नहीं किया गया जितना कि सरकार ने उनके कार्य के लिए दिया था। कई तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जैसे ऐसे लोगों के नाम से भुगतान किया गया था जो उस गांव में पिछले कई वर्षों से नहीं रह रहे थे। कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम पर भी मजदूरी का भुगतान किया गया था। मजदूरी कम दिन की गई और भुगतान अधिक दिन का किया गया। ऐसे भवन कागजों में बने जो कभी बने ही नहीं थे। जन सुनवाई। जब मजदूर जान चुके थे कि सरकार तो उनकी मजदूरी पूरी देती है, लेकिन जो अधिकारी और पंचायत के लोग मजदूरों को मजदूरी देते थे वे भ्रष्टाचार करते थे। मजदूरों को समझ आ गया कि यह मामला केवल मजदूरी का ही नहीं है। अब मजदूरों ने सरकारी रिकॉर्ड को देखने की मांग की, लेकिन सरकारी अफसर रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए संगठन ने तय किया कि वे क्षेत्र के गांव में सभी लोगों को सरकारी कार्यों के भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे। इसके लिए संगठन ने कई जन सुनवाई की थी। कोट किराना की जन सुनवाई। पहली जन सुनवाई 2 दिसंबर 1994 को आयोजित हुई। इसका विषय था 1993-94 में पाली जिले के रायपुर पंचायत समिति की कोट किराना और बगदी कल्याण ग्राम पंचायतों में किए गए विकास कार्य।
इस जन सुनवाई में कई गांवों के लोगों ने भाग लिया और राजस्थान के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और समाज सेवी भी इस सुनवाई में उपस्थित रहे, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस सुनवाई में भाग नहीं लिया। इस जन सुनवाई में सैकड़ों लोगों के सामने उन 100 लोगों के नाम पढ़े गए जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में विभिन्न विकास योजनाओं में कार्य किया था और जिनको काम के बदले भुगतान किया गया था, लेकिन अनेक लोगों ने इस बात को वहां आकर प्रमाणित किया कि न तो कभी उन्होंने इन योजनाओं में कार्य किया और न ही उनको कभी मजदूरी का भुगतान किया गया। मस्टर रोल में ऐसे लोगों के नाम भी जुड़े हुए थे जो कई साल पहले परलोक सिधार गए। यहाँ यह भी दिखाया गया कि बिजली फिटिंग के जिन बिलों का भुगतान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था वह भवन बना ही नहीं था। ऐसी अनेक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की कई परतें इस पहली जन सुनवाई में खुली। इसके बाद कई जन सुनवाई हुई और इनमें भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार उजागर हुए। सूचना के अधिकार की मांग। शुरू में आंदोलन की मांग केवल न्यूनतम मजदूरी के सही भुगतान से जुड़ी थी, लेकिन 5 जन सुनवाई के बाद मजदूर विकास के कामों के सारे रिकॉर्ड को देखने की मांग कर रहे थे। वे मांग कर रहे थे कि लोगों की जिंदगी से जुड़े कामों के सरकारी रिकॉर्ड की सूचना सभी लोगों को मिलनी चाहिए। सरकारी अफसर रिकॉर्ड को छुपा कर रखते थे। इन छुपे हुए रिकॉर्डों में भ्रष्टाचार के मामले भी छुप जाते थे। इस बात को संगठन ने समझ लिया था। मजदूरों का मानना था कि उनसे जुड़े कामों के रिकॉर्ड देखना उनका हक है। अब उनको यह हक कानूनी रूप से चाहिए था। आगे चलकर इसी मांग को सूचना के अधिकार की मांग के रूप में रखा गया। सूचना के अधिकार के लिए संगठन ने बहुत प्रयास किए, लेकिन जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो सन 1997 में संगठन ने राजधानी जयपुर में एक बेमियादी धरना शुरू किया। इस धरने में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। यह धरना 26 मई 1997 से 14 जुलाई 1997 तक पूरे 53 दिन तक चला। इस धरने का अंत बड़े ही नाटकीय ढंग से 14 जुलाई 1997 को हुआ। सरकार ने बताया कि उसने 1 साल पहले ही आंदोलन की मांगों के अनुसार नियम बना दिया था। इस नियम के अनुसार राजस्थान के आम आदमियों को पंचायतों से बिल, वाउचर्स, मस्टर रोल और अन्य विकास संबंधी दस्तावेजों को देखने और उनकी फोटोकॉपी लेने का अधिकार प्रदान किया गया था। राजस्थान के साथ ही सूचना के अधिकार की मांग दूसरे राज्यों में चल रही थी। देश के कई राज्यों में सूचना के अधिकार को लागू किया गया। इसकी सूची इस प्रकार है। पूरे प्रदेश में 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इस प्रकार राजस्थान में चले सूचना के अधिकार आंदोलन ने एक लंबे शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की। 16.1.3 शांति के लिए आंदोलन। ऊपर दिए गए सामाजिक आंदोलनों की तरह ही पूरी दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए। इन आंदोलनों ने युद्धों को रुकवाने में और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आमतौर पर शांति आंदोलन उन अभियानों और संगठित प्रयासों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी युद्ध को खत्म करवाने, युद्धों के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाने तथा हथियारों की होड़ को रोकने की कोशिश की जाती है। शांति आंदोलन का व्यापक लक्ष्य दुनिया में परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना तथा पूरी दुनिया में युद्ध को रुकवाना है। शांति आंदोलन के तहत लोग तरह तरह के संगठन बनाकर शांति की वकालत करते हैं। शांति शिविर लगाना, चुनाव में युद्ध का विरोध करने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करना तथा विभिन्न सरकारों की सुरक्षा एवं निशस्त्रीकरण की नीतियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना शांति आंदोलन के मुख्य कार्य हैं। परमाणु हथियारों के प्रसार विरोधी आंदोलन। जापान में 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए 2 परमाणु बम से हुए भयानक नुकसान को झेल रहा था, इसलिए जापान में परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन काफी सक्रियता से फैला। 1954 में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया। जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ
35 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए। परमाणु हथियारों के खिलाफ यह पहला बड़ा प्रयास था। इंग्लैंड में परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में अभियान, एक केस स्टडी। जापान की तरह इंग्लैंड में भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चला। परमाणु हथियार विरोधी अभियान ने लगातार यह मांग उठाई कि इंग्लैंड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। अभियान ने यह मांग भी की कि इंग्लैंड को इस तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस अभियान से जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन से वर्कशायर तक एल्डरमास्टन यात्रा निकाली। एल्डरमास्टन वर्कशायर में इंग्लैंड का परमाणु प्रतिष्ठान था। एल्डरमास्टन यात्राएं 60 के दशक के शुरुआती वर्षों में लगातार जारी रहीं। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कमेटी ऑफ 100 का गठन किया। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। रसेल ने कहा कि धरने पर बैठना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि इंग्लैंड के समाचार पत्र परमाणु हथियार विरोधी अभियान के प्रति उदासीन हो गए थे। शीघ्र ही बड़ी संख्या में लोगों ने कमेटी ऑफ 100 की सदस्यता ग्रहण की और लोग लगातार प्रतिष्ठानों के सामने धरने पर बैठने लगे। लगातार धरने पर बैठने और प्रदर्शन करने की नीति तभी कामयाब हो सकती थी जब भारी संख्या में लोग इन प्रदर्शनों में शामिल होते। पुलिस की प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन, गिरफ्तारियों तथा अन्य अत्याचारों ने इस समूह के समर्थकों की गिनती को काफी कम कर दिया। रसेल को 89 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते यह आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ गया क्योंकि कमेटी ऑफ 100 के ढांचे का कोई पदानुक्रम नहीं था और न ही इसकी सदस्यता औपचारिक थी। इसलिए बहुत से स्थानीय समूह ने अपने आप को इस समिति का सदस्य कहना शुरू कर दिया। इससे यह आंदोलन व्यापक तो हुआ, लेकिन कमेटी ऑफ 100 की नीतियों के बारे में काफी भ्रम पैदा होने लगे। धीरे धीरे कमेटी के लोग परमाणु हथियारों व युद्ध के अलावा अन्य मुद्दों से जुड़ने लगे। अमेरिका में परमाणु हथियारों को रोकने के लिए शांति आंदोलन, एक केस स्टडी। जापान और इंग्लैंड की तरह अमेरिका में 1960 के दशक में परमाणु हथियारों को रोकने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण शांति आंदोलन किया गया। 1961 में जिस समय शीत युद्ध अपने शिखर पर था, उस समय अमेरिकी महिलाओं ने शांति के लिए हड़ताल नामक अभियान के तहत अमेरिका के 60 शहरों में यात्राएं निकाली। इन यात्राओं में 50,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया तथा परमाणु हथियार रहित दुनिया बनाने और शीत युद्ध को खत्म करने के लिए वृहद प्रदर्शन किया। यह अमेरिका के परमाणु हथियारों के खिलाफ होने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन था। 20 जून 1983 को अमेरिका के 50 से अधिक शहरों में परमाणु निशस्त्रीकरण दिवस मनाया गया। 1986 में सैकड़ों लोगों ने परमाणु निशस्त्रीकरण के पक्ष में लॉस एंजलिस से वॉशिंगटन तक पदयात्रा की। अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल नवाडा में 80 व 90 के दशक में कई प्रदर्शन किए। इस तरह 1960 के दशक से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अमेरिका में परमाणु अस्त्रों को रोकने तथा परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए शांति आंदोलन काफी उल्लेखनीय ढंग से चला तथा उसमें कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त की। अन्य देशों में शांति आंदोलन। उपर्युक्त देशों के अलावा कनाडा, जर्मनी, इजराइल तथा नॉर्वे जैसे अनेक देशों में शांति आंदोलन काफी सक्रियता से चले। शीत युद्ध के समय इन्होंने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध का समर्थन किया तथा हर तरह के हथियारों की दौड़ को रोकने पर जोर दिया। शीत युद्ध के बाद यह आंदोलन अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए आक्रमण को रुकवाने व सीमित करने में काफी सक्रिय रहे। बाद में कई अंतर्राष्ट्रीय झगड़े, खासतौर पर मध्य पूर्व युद्ध, मिस्र, लीबिया तथा सीरिया जैसे देशों के गृह युद्धों को रुकवाने के लिए यह आंदोलन शांति के प्रयास कर रहे हैं। यूरोप के विभिन्न देशों में सक्रिय ग्रीन पार्टी, कैनेडियाई शांति सम्मेलन, जर्मनी शांति अभियान जैसे अनेक संगठन शांति आंदोलन को बढ़ाने तथा युद्धों को रुकवाने के लिए काफी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं।